हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो 24 तारीख के डेट में मुख्य क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों, एग्जाम हॉल में बैठने से पहले एक बार मेरी वीडियो जरूर देख कर जाना। ये मेरी पूरी गारंटी है, ये मेरी वीडियो आप सबकी एग्जाम के लिए हेल्पफुल एवं यूजफुल होने वाली है। तो सो गैज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको पेपर के बारे में कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, जो आप सबको जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले पेपर के ऊपर अनुक्रमांक लिखा होता है और आगे डॉट डॉट ऐसे कुछ करके। तो आगे आप अपना सब अनुक्रमांक नोटेट कर लेना और आगे यहाँ नाम फिलेट कर लेना। ये पेपर आप सबको 3 घंटे 15 मिनट के होंगे और इसका पूर्णांक टोटल 70 नंबर होंगे। और यहाँ साइड में कोने में राइट साइड में बच्चों पेपर कोड भी लिखा हुआ होगा, जो कॉपी पे लिखना कंपलसरी होता है। बच्चों, 24 तारीख के डेट में हिंदी सब्जेक्ट का पेपर रखा गया है। ये मेरी वीडियो जो बच्चे देखेगा वो उनके लिए ये मेरी पूरी गारंटी है, पूरी दवा है कि इस वीडियो के हेल्प से वो अपना पेपर बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं बच्चों कि ये इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन रखे गए होंगे वो सारे के सारे दो खंडों के रूप में वर्गीकृत है, दो खंडों के रूप में बटे हुए हैं, खंड अ और खंड ब। बच्चों, खंड अ में जितने भी क्वेश्चन रखे गए होंगे वो सारे के सारे बहुविकल्पित अल्टरनेटिव क्वेश्चन के रूप में होंगे और सारे क्वेश्चनों पे एक एक नंबर निर्धारित होंगे। तो बच्चों, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ बहुविकल्पी प्रश्न रखे हुए हैं, जो आप लोगों की एग्जाम में बहुत हेल्पफुल एवं यूजफुल होंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुक्ल युग की कला अवधि है। शुक्ल युग की कला अवधि है 1850 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक, कि 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक, 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक, कि 1938 से कि 1947 तक। तो बच्चों, ये क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन सी नंबर है वो ऑप्शन सही एक्यूरेट है। तो बच्चों, शुक्ल युग की जो कला अवधि है 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने का 100% चांसेस बन रहे हैं बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग विशेष ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस और स्कंदगुप्त। तो बच्चों, ध्रुव स्वामिनी नाटक है, चंद्रगुप्त है और स्कंदगुप्त भी है, लहरों के राजहंस नहीं है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर सी इज एक्यूरेट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो बच्चों, जो ठूठा आम है, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला ऑप्शन एक्यूरेट है। तो इस तरह आप लोग 3rd नंबर क्वेश्चन भी आप लोग अटेंशन रखे रहना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, श्याम सुंदर दास, रंगे राघव, डॉक्टर राघवेंद्र। तो बच्चों, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र जी। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र जी। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए इज एक्यूरेट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार है, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार है देवेंद्रनाथ, मक्खनलाल चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, राम विकास चतुर्वेदी। तो बच्चों, श्याम सुंदर दास जी हैं। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार जो हैं श्याम सुंदर दास जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से रीतिकाल की कला अवधि है। रीतिकाल की कला अवधि, तो ये है बच्चों 1643 से लेके 1843 ईस्वी के बीच। तो इस तरह हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर ए नंबर इज एक्यूरेट आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन
कभी नहीं है। ये बहुत मस्त अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको विशेष ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सी कृति ऋतुकालीन कभी नहीं है? तो इस तरह हमारा भाव विलास जी हैं, भवानी विलास जी हैं और रस विलास जी भी है। कवि प्रिया जो है कृति ऋतुकालीन कभी नहीं है। तो इस तरह हमारा ए जो ऑप्शन होगा, इस तरह ए ऑप्शन वाला जो है हमारा एक्यूरेट ऑप्शन होगा। निम्न में से छायावाद की दो प्रवृत्तियों विशेषताएं कौन सी है? निम्न में से छायावाद की दो प्रवृत्तियों विशेषताएं कौन सी है? तो बच्चों मुक्ति प्रगति चित्रण है, श्रृंगार और प्रेम वेदना है, सॉरी बच्चों, मुक्ति प्रगति चित्रण नहीं है, श्रृंगार और प्रेम वेदना और एवं प्रकृति का मानवीकरण, अर्थात विकल्प बी और सी है। मुक्ति प्रगति चित्रण नहीं है। हमारा जो विकल्प होगा, विकल्प डी इज ए ऑकरेट आंसर होगा। तो इस तरह विकल्प बी और सी दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आते हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्षन है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्षन है। दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्षन है बच्चों, वो 1951 है। 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशन हुआ था। आप सबके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सब तीसरा बताना या प्रथम बताना, तीसरा या प्रथम सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो बच्चों आते हैं अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह है। मड़ी खोई भुजंग सी जननी, फन सा फटक रही थी शीश, आंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तूने जगदीश। इस पंक्ति में रस कौन सा है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो बच्चों इस पंक्ति को पढ़ने के पश्चात इसमें करुण रस का भाव मतलब उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह हमारा करुण रस होगा, इस पंक्ति में करुण रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चरण कमल बंधु हरिराई, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंधु हरिराई। तो देखो बच्चों, जब दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा हो ना, ये ट्रिक है, आप लोग याद रखे रहना। जब दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा हो तो वो ऑटोमेटिक रूपक अलंकार होता है। और कहीं कहीं होता है योजक चिन्ह लगा होता है और प्लस सासेसी आता है। तो जहाँ भी मतलब योजक चिन्ह आए और साथ में सासेसी सरिस है तो वहाँ पे बच्चों उपमा अलंकार होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेट अटपर, विषय करुणा एन, चितई जानकी लखन तनु। पंक्ति में कौन सा छंद है? तो बच्चों इस पंक्ति में सोठा छंद है। आप लोग याद रखे रहना, सोटा में जो मतलब प्रथम और तृतीय विषम पंक्ति जो होती है उसके प्रत्येक चरण में 11 ग्राम मात्राएं होती है और सम चरण में अर्थात दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती है। तो इसमें आप लोग दीर्घ और लघु जो पद होते हैं आप लोग काउंटिंग करोगे तो 11 और 13 मात्राएं के रूप में मतलब क्रिएट होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरी मदद करे, मेरी मदद करे, मेरी मदद करे, इस वाक्य में ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? मेरी मदद करे साधारण वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है कि आज्ञा सूचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है? तो बच्चों मेरी मदद करे प्रश्नवाचक वाक्य होंगे नहीं, साधारण वाक्य और आज्ञावाचक इन दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य होगा। तो मेरी मदद करे, आई होप यहाँ आज्ञावाचक वाक्य होना चाहिए, साधारण वाक्य होंगे नहीं, आज्ञावाचक वाक्य होंगे। बीमारी के कारण उसे उठा नहीं जा सकता, बीमारी के कारण उसे उठा नहीं जा सकता। वाक्य में प्रयुक्त वाक्य है कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, न नामवाचक। तो बच्चों बीमारी के कारण उसे उठा नहीं जा सकता, ये भाववाच्य वाक्य है। आप लोग इस तरफ क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी इज एक्यूरेट आंसर करोगे, ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए, अर्थात इसको बात करें इंग्लिश में तो इसका वॉइस कन्वर्ट करना है, वॉइस। तो आप लोग कर्मवाच्य अर्थात वॉइस मतलब कि कैसे क्रिएट करते हो, अर्थात बाई के द्वारा करते हैं ना, तो इसमें जो बाई लगा होगा वहीं आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। तो देखो बच्चों पहला ऑप्शन है मेरे द्वारा
पत्र लिखा जाएगा, और दूसरा है मुझे पत्र लिखना है, और तीसरा है मैं पत्र लिख रहा हूँ, और चौथा है मुझे पत्र लिखना था। तो द्वारा आया है फर्स्ट ऑप्शन में द्वारा आया है बच्चों। तो ये जो कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के बाद हमारा ऑप्शन ए जो होगा बच्चों एक्यूरेट आंसर होगा। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, अभी आप लोगों को बताया क्वेश्चन नंबर 16 का। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। मेरा क्वेश्चन नंबर 17 है, दशानंद में दशानंद का समास विग्रह होगा। दशानंद का समास विग्रह होगा। दशानंद, 10 प्लस आनंद, 10 प्लस आनंद, आनंद माने मुख होता है बच्चों, जिसके 10 आनंद होते हैं उसको कहते हैं रावण। 10 से मुख जिसके रावण, 10 से मुख जिसके विष्णु। 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 ऑप्शन में तो आप लोग ऑटोमेटिक एक्यूरेट सही कर लोगे, सही टिक कर लोगे। 10 से मुख जिसके रावण, दशानंद किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं, जिसके 10 से मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतदल उत्पल वारिज किसके पर्यायवाची है? तो बच्चों इसमें एक एक वर्ड से पकड़ा जाता है। जैसे सतदल आपका नहीं पता है, उत्पल नहीं पता है, वारिज तो पता है ना। वारिज देख लो, वारिज किसका प्रवाची शब्द है? तो बच्चों वारिज गुलाब का नहीं है, कपड़ा का नहीं है, सूरजमुखी का नहीं है। आप लोग जो सी नंबर देख रहे हो कमल, वारिज कमल का प्रवाची शब्द होता है। तो किसी एक शब्द से मतलब कोई भी एक ऑप्शन पकड़ में आ रहा है, वो ऑप्शन एक्यूरेट होगा। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सी एक्यूरेट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं और क्या आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा रचना की विद्या है, मतलब किस विद्या पर आधारित है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है। ये विद्या का मतलब ये कि किसके ऊपर, किस बेस के ऊपर है। तो बच्चों सूरज का जो 7वां घोड़ा है ये बच्चों उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है। और ये आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को एक वर्क में दिए हैं, सूरज का 7वां घोड़ा का रचनाकार कौन है? ये आप लोग मतलब आप लोगों को ये SW में दिए हैं। ये एग्जाम हॉल में बैठने से पहले आप लोग देख कर जाओगे। सूरज का 7वां घोड़ा का रचनाकार कौन है और इसकी जो रचना है किस विद्या पर आधारित है? तो मैंने तो बता दी, उपन्यास विद्या पर आधारित है। और सूरज का 7वां घोड़ा का रचना किसने किया? और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? मेरी तिब्बत यात्रा बच्चों ये बहुत मस्त क्वेश्चन है और ये कई बार आया है। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में ये कई बार क्वेश्चन आया है। ये है राहुल संकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा की रचना जो है रचनाकार जो है राहुल संकृत्यायन जी है। तो इस तरह हमारा बी आंसर एक्यूरेट होगा। ये लास्ट जो क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें सीक्वेंस थोड़ा उधर कुछ गलत हुआ है इसलिए एक इंक्रीज हो गया। एक्यूरेट काउंटिंग करोगे तो 20 टोटल क्वेश्चन होंगे। तो तेसाम में विभक्ति अगर वचन है तो बच्चों तेसाम में जो विभक्ति है षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। तो इस तरह हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो ए उसका एक्यूरेट आंसर होगा। इस तरह आप लोगों को बच्चों जो भी मतलब खंड अ में जितने भी क्वेश्चन रखे जाएंगे अर्थात 20 क्वेश्चन रखे जाएंगे, आप लोगों को बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 मतलब आप लोगों को बताएं। और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत मतलब यूजफुल होंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख कर जाना। अब आते हैं खंड ब की ओर। बच्चों खंड ब आप लोगों को इतने मतलब कि सरल भाषा में बताएंगे, सरल भाषा में एक्सप्लेन करेंगे कि आप लोग को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आप सबको बताएंगे वही चीज़ें आप लोग देख कर जाना एग्जाम हॉल में। ये मेरी पूरी गारंटी है कि आपकी ये मेरी वीडियो आप सबको बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत यूजफुल होगी, बहुत मदद मिलेगा आप सबको मेरी वीडियो से। तो आते हैं अपने खंड नंबर ब की ओर। तो बच्चों खंड ब में भी 10 क्वेश्चन रखे गए होंगे जो वर्णात्मक होंगे और उसको लिखित रूप में आंसर देने होंगे। तो देखो जो हमारा पहला खंड ब में जो मतलब कि प्रश्न रखे होंगे वो बच्चों गद्यांश से रिलेटेड होंगे। गद्यांश का मतलब कहानी, एक कोई कहानी लिया रहेगा और उस कहानी के कुछ वाक्यों को रेखांकित कर दिया गया होगा और पूछेगा कि निम्नलिखित रेखांकित गद्यांशों को संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। एक मतलब गद्यांश पे कोई मतलब एक गद्यांश दे देगा, कहानी दे देगा और उसी कहानी पे 3 मतलब कि प्रश्न आधारित रहेंगे।
कहेगा कि निम्नलिखित, बोलेगा कि निम्नलिखित गद्यांश के लेखक कौन है। जो भी मतलब कहानी दिया रहेगा उस कहानी का कोई ना कोई तो शीर्षक होगा और कोई ना कोई लेखक होगा। तो बच्चों पाठ का नाम भी पूछेगा और किसने लिखा ये भी पूछेगा। तो आप सब ये बात याद रखे रहना। एक मतलब गद्यांश से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों का आंसर देने होंगे और उसी गद्यांश से। तो देखो एक गद्यांश का यहाँ कुछ रूप दिखाए हुए हैं। ये कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये मित्रता पाठ से लिया गया है बाबू, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखे हैं। कुसंग का ज्वर सबसे खतरनाक होता है, मित्रता पाठ से लिया गया है। ये वाला आप लोग गद्यांश तैयार कर जाना। ये पिछली बार भी आया था, उसके पिछली बार भी आया था। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, आप सब इसको देकर आना, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पदांश पर आधारित प्रश्न, ठीक उसी तरह जैसे गद्यांश होगा ठीक उसी तरह पदांश भी होगा। बस गद्यांश का मतलब कहानी के रूप एक मतलब होता है और पदांश का मतलब एक कविता का रूप होता है। और ठीक जैसे क्वेश्चन मतलब गद्यांश में करेगा ठीक वैसे भी क्वेश्चन पदांश पे भी करेगा। अब देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से। बच्चों निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से अर्थात 2 दे रहेगा, एक मतलब अ और ब दे, मतलब ए अ ब 2 दे दिया रहेगा और बीच में अथवा लगाया रहेगा। तो दोनों में से जिन मतलब गद्यांश को आपका आंसर अच्छे से देना आएगा उस गद्यांश का आंसर आप सबको देना है। ये जो गद्यांश होगा संस्कृत में होगा। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो बच्चों कहानी रहेगी संस्कृत में और उसका ट्रांसलेट कर देना है हिंदी में। बस आप सब कर लोगे, बहुत ईजी होंगे। आप सब अच्छे से पढ़ना, गद्यांश को अच्छे से रीड करोगे, ये आप लोग अनुवाद कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप सब इजीली कर लोगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 भी आप लोग सब इजीली कर लोगे। बस पदांश थोड़ा आप सब तैयार कर जाना, ठीक। अब देखो संस्कृत पदांश क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये भी पद्यांश से रिलेटेड है। बट ये जो पद्यांश होगा, जो कविता होगा बच्चों, ये संस्कृत में होगा और उस पद्यांश को संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। और किस में? क्वेश्चन नंबर 4 होगा। और 5 नंबर जो क्वेश्चन रखा गया है बाबू, वो खंड काव्य पर आधारित प्रश्न होंगे। और मतलब कि उसमें खंड काव्य पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो बहुत तमाम होंगे और उस मतलब कि खंड में से किसी एक खंड का उत्तर देना है। उसमें 7-8 मतलब खंड काव्य होंगे और उन सारे खंड काव्यों में से किसी एक खंड का उत्तर देना होगा। तो बच्चों जो डिस्ट्रिक्ट बलिया से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उन सबको खंड भी मतलब कर्ण खंड काव्य से जो भी प्रश्न पूछेंगे उस पर आप लोग आंसर देना। लास्ट में होगा जो भी मतलब नीचे से 2-3 नंबर या मतलब ऊपर से लास्ट में होगा कर्ण खंड काव्य, तो उसी से रिलेटेड आप सबको आंसर देना है। अगला जो क्वेश्चन है 6वां नंबर बच्चों, 6वां नंबर क्वेश्चन होगा निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए किसी एक का रचना लिखिए। ऐसे क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बाबू 2-3 लेखक का नाम दे रखा होगा और पूछेगा कि निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए और उसका एक रचना भी लिखिए। तो बच्चों 2-3 दिया रहेगा बट 2-3 आप लोग को नहीं देखना है। आप बस एक हम बता दे रहे हैं, जयशंकर प्रसाद का आप जीवन परिचय याद कर लीजिएगा और इन्हीं का बस केवल जीवनी याद कर जाइए और एक रचना याद कर लेना। बस 3 दे रखा है, 3 दे रखा है और 3 में से उनमें से मैंने एक सिलेक्ट किया है जयशंकर प्रसाद जी को। तो इनका जीवनी अच्छे से आप लोग लर्न कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना और कुछ फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी। बस आप जयशंकर प्रसाद की जीवनी पढ़कर जाना और यहीं लेकर आना, ये मेरी पूरी गारंटी है। ये ऑप्शन में रहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो 3 लोगों के बारे में बोलेगा ना, निम्न में से किन्हीं एक का जीवन परिचय लिखिए, तो ये उसमें रहेंगे। तो आप इनका तैयार कर जाना। और क्वेश्चन नंबर जो ये 2 पार्ट के क्वेश्चन नंबर 6 में 2 भाग होंगे, क और ख। तो ख में बच्चों एक कवि लिखेगा। क्वेश्चन नंबर ऐसे आएगा कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए।
ठीक वैसे ही लेखक का जैसे लिखे वैसे ही कवि का भी। तो इसमें भी तीन होंगे। 3 में से मैंने एक सिलेक्ट कर रखा है, तुलसी, गोस्वामी तुलसीदास जी। इस कवि का आप लोग जीवन परिचय बच्चों याद कर लेना, तैयार कर लेना और इनका लिखकर चले आना। ये मेरी पूरी गारंटी है बच्चों कि ये दोनों उस क्वेश्चन वाले ऑप्शन में होंगे। आप लोग बस ज़्यादा कुछ नहीं भटकना है, इन दोनों को आप लोग तैयार कर लो और इन दोनों को वहाँ लेकर चले आना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो। तो बच्चों एक संस्कृत में आप सबको कविता श्लोक भी लिखना है जो मतलब कि उसमें प्रश्न पत्र में न दिया हो। तो आप लोग याद कर लेना, कोई भी एक श्लोक याद कर लेना, 2 कर लेना। एक शायद आया हो तो दूसरा आप लोग लिख लोगे, 2 कर लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। बच्चों 2 क्वेश्चन मैंने दे रखा है, 2 क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग आपके बुक में होगा, ढूंढ लेना। ये क्वेश्चन मैंने पुट कर दिया है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थित अस्ति, और दूसरा है चंद्रशेखर का अस्ति। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन, इसलिए मैंने पुट कर दी। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देगा, निम्न में से किसी एक के ऊपर निबंध लिखिए। तो देखो मैंने यहाँ पे तीन टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है और इन तीनों टॉपिकों में से किसी एक पे ये श्योर है कि आना ही आना है। सबसे मुझे ज़्यादा चांसेज महाकुंभ पर निबंध लिखने के लिए लग रहे हैं। तो बच्चों आप लोग महाकुंभ पर भी निबंध तैयार कर जाना, और नहीं तो ऑलरेडी ये तो 2 मतलब आप लोगों के बुक में दे ही रखा है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान कैसे करें इस पे निबंध लिखना है, और वृक्षारोपण का महत्व क्या होता है इस पे निबंध लिखना है। तो बच्चों इन तीनों में से किसी 2 पे आप लोग निबंध तैयार कर ऑलरेडी जाना, बट विशेष ध्यान रहे महाकुंभ पर निबंध, नहीं तो इन दोनों में से कोई किसी एक पे। आई होप आप लोग 70 नंबर में से 65 नंबर या 60 नंबर अच्छे से कर लोगे मेरी वीडियो के हेल्प से। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।